मैक्सिमस डान की ट्रैजिक लाइफ ऑफिशियली खत्म हो जाती है जब वो अपनी बुरी तरह पिटी हुई बॉडी को एक दम घुटने वाले ब्लैक बैग के अंदर रफ कंक्रीट पर घसीटे जाते हुए फील करता है। चाकू के घावों से पूरी तरह लहूलुहान और हेल्पलेस होकर वो अपनी उस बदकिस्मत लाइफ के बारे में सोचता है जिसने उसे बनाया था। उसकी फैमिली में हुई मौतों का वो दर्दनाक सिलसिला जिसने उसे व्हाइट टाइगर गैंग का एक रूथलेस लीडर बना दिया। पुरानी यादों का उसका ये डार्क सफर अचानक तब रुक जाता है जब एक जिपर खुलती है और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी लाइट आती है। एक मास्क्ड आदमी उसके खून से सने बालों को पकड़कर उसे ऊपर खींचता है और ड्रामेटिक तरीके से अपना डिस्गाइज हटाने से पहले गटर से उठने की उसकी कहानी का मजाक उड़ाता है। लेकिन मैक्सिमस की आंखों में खून भर जाता है और वो अपने एग्जीक्यूशनर का चेहरा देखने में पूरी तरह से अनेबल होता है। किलर उसे ताना मारता है कि शहर पर गैंग्स नहीं बल्कि पैसा राज करता है और वो एक ऐसी प्राइवेट बात बोलता है जिससे मैक्सिमस तुरंत सब समझ जाता है और डर जाता है। ये किसी बेहद करीबी इंसान का धोखा है। इससे पहले कि वो डॉट्स को कनेक्ट कर पाता, एक ब्रूटल किक उसे पीछे बर्फीले पानी में गिरा देती है। वो तेजी से नीचे डूबने लगता है। उसके लंग्स जल रहे हैं और वो भगवान को कोसते हुए अपने किलर की आइडेंटिटी जानना चाहता है, इससे पहले कि वो ठंडी गहराइयों में पूरी तरह समा जाए। हाउएवर, उसकी डेथ शॉक कर देने वाले छोटे से वक्त के लिए होती है। अचानक उसके स्कल में एक अंधा कर देने वाला दर्द उठता है जो सारे अंधेरे को मिटा देता है। जैसे ही उसके सेंसेस रीबूट होते हैं, मेडिकल स्टाफ की पैनिक भरी चीखों के साथ साथ एक हार्ट मॉनिटर की तेज बीपिंग की आवाज गूंज उठती है। इस सारे क्योस के बीच एक कोल्ड और अथॉरिटेटिव आवाज लाइफ और डेथ का अल्टीमेटम देती है और डॉक्टर से डिमांड करती है कि पेशेंट को बचाने के लिए चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करें। लेकिन वो आवाज उसे मैक्सिमस डान नहीं बुलाती। वो पावरफुल स्ट्रेंजर उनसे मैक्स टर्न की लाइफ बचाने की डिमांड करता है। एक शॉक उसके दिमाग को पैरालाइज कर देता है जब ये इम्पॉसिबल सच सामने आता है। वो बदनाम गैंग लीडर अभी अभी गटर में डूबा था और अब वो पूरे देश की सबसे अमीर फैमिली के एक वारिस की बॉडी के अंदर जाग गया है। मैक्सिमस अपने लेविश हॉस्पिटल बेड पर एकदम स्टिल लेटा हुआ है। उसका दिमाग घूम रहा है क्योंकि वो खुद को ये यकीन दिलाने की डेस्परेट कोशिश कर रहा है कि स्टर्न बस एक कॉमन नाम है, ना कि वो लीजेंडरी स्टर्न फैमिली जिसकी गजब की किस्मत ने स्प्रिंग वाटर और टेक स्टार्टअप से एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। मेडिकल स्टाफ के बाहर जाने का वेट करते हुए वो सावधानी से अपनी एक आंख खोलकर देखता है और खुद को क्रिस्प व्हाइट वॉल्स और मिशेलिन स्टार क्वालिटी वाले फूड ट्रेड से घिरा हुआ पाता है और अमीर लोगों की इन रेडिकुलस चीजों पर हंसता है जिन पर वो पैसे वेस्ट करते हैं। अपनी इस नई स्ट्रेंथ को समन करते हुए वो अपनी कांपती हुई टांगों को बेड से नीचे घुमाता है और धीरे धीरे प्राइवेट बाथरूम की तरफ बढ़ता है और अपना ब्लैडर एम्प्टी करते हुए प्योर रिलीफ की सांस लेता है, इससे पहले कि वो फाइनली मिरर में उस डरावने सच का सामना करे। मिरर में उसे एक अनजाने 18 साल के लड़के का रिफ्लेक्शन दिखता है जिसके फीचर्स स्ट्राइकिंग हैं, शार्प जॉलाइन है और रिडिकुलसली ब्राइट रेड हेयर है जो एक ऑकवर्ड बाउल कट में स्टाइल्ड है, जिसे देखकर मैक्सिमस सोचने लगता है कि क्या उसके लकी रेड अंडरवियर ने किसी तरह इस इनसेन रीइंकार्नेशन को ट्रिगर कर दिया है। लेकिन उसका यह अचंभा जल्दी ही अलार्म में बदल जाता है जब वो अपना व्हाइट हॉस्पिटल रोब खोलता है जिससे उसके कमजोर और स्किनी टॉर्सो पर जानबूझकर छिपाए गए डार्क ब्रूजेस का एक हॉरिफाइंग कलेक्शन सामने आता है। एक टेंडर स्पॉट को दबाते हुए कराहते हुए उसे रियलाइज होता है कि कोई इस किड को सिस्टमैटिकली अब्यूज कर रहा था। अपनी इस नई रियलिटी को समझने का फैसला करते हुए वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी वो एकदम फ्रीज हो जाता है जब वो बाहर एक इमैक्युलेट ब्लैक सूट और पतले चश्मे में एक शार्पली ड्रेस्ड मैन को वेट करते हुए देखता है। वो आदमी उसे सोने का नाटक करने के लिए कामली टोकता है जिससे पैनिक होकर मैक्सिमस एक डेस्परेट झूठ हकलाते हुए बोल देता है और क्लेम करता है कि उसे टोटल एमनीशिया हो गया है और उसे नहीं पता कि कोई कौन है। वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में आह भरता है, अपना चश्मा एडजस्ट करता है और खुद को एरॉन हार्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है जो पिछले कई सालों से उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है, और एक ऐसा बॉम्बशेल ड्रॉप करता है जिससे मैक्सिमस का दिल सीने में धड़कने लगता है। उसे डेस्परेटली प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि वो मैक्स टर्न है जो पूरी नेशन की सबसे पावरफुल फैमिली का यंगेस्ट हेयर है, जिसने इस फॉर्मर गैंग लीडर को एक बुरी तरह पिटी हुई बॉडी में ट्रैप कर दिया है जिसके बैक पर पहले से ही एक मैसिव टारगेट पेंटेड है। ये जानकर मैक्स के होश उड़ जाते हैं कि वो एक बहुत बड़ा टारगेट है और वो ध्यान से एरॉन की बात सुनता है जो बड़े आराम से स्टर्न फैमिली ट्री का सच बताता है जिसमें 2 अंकल, 2 आंटी और कई बड़े कजिन्स हैं, जिसकी वजह से मैक्स इनहेरिटेंस लैडर में सबसे नीचे आ जाता है। एरॉन समझाता है कि मैक्स के पेरेंट्स की मौत एक दर्दनाक कार क्रैश में हुई थी जिससे वो सीरियस बॉडीगार्ड उसका लीगल गार्जियन बन गया और फिर वो उसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्टफोन पकड़ा देता है। मैक्स इसे अपने फेस से अनलॉक करता है और उसे अचानक एक कड़वा सच याद आता है कि उसकी पुरानी गैंग को उसे धोखा देकर और जान से मारे सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। अपने नए बॉडीगार्ड की अजीब लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए मैक्स मजाक में एक रेड कारपेट और लैम्बोर्गिनी की डिमांड करता है, लेकिन जब एरॉन तुरंत फोन करके ऑर्डर प्लेस करने लगता है तो मैक्स पैनिक होकर उसे कैंसिल कराता है
जबकि एरॉन उसके इस अचानक आए यंग मास्टर सिंड्रोम का सीरियस मुंह बनाकर मजाक उड़ाता है। जैसे ही एरॉन डिस्चार्ज पेपर साइन करने के लिए बाहर जाता है, मैक्स बाथरूम के मिरर में देखता है और कसम खाता है कि वो इस बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल उन व्हाइट टाइगर्स को ढूंढकर खत्म करने के लिए करेगा जिन्होंने उसे मारा था, और अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर पूरी तरह से मैक्स टर्न बन जाता है। लेकिन तभी मिरर में उसे एक धुंधली सी मूवमेंट दिखती है और वो बाल बाल बचता है, क्योंकि काले कपड़ों में एक नकाब पोश असासिन परछाइयों से निकलकर उस पर हमला कर देता है। एक एक्सपीरियंस्ड गैंग लीडर की तरह उन अंधाधुंध पंचेस से बचते हुए मैक्स अटैकर के फेस पर एक तेज और सटीक वार करता है। लेकिन तभी उसके नए और कमजोर नकल्स में एक तेज दर्द होता है और वो कराह उठता है। गुस्से और बेइज्जती से बौखलाया हुआ असासिन एक धारदार पॉकेट नाइफ निकालता है और मैक्स से अपनी जान की भीख मांगने को कहता है। लेकिन डरने के बजाय वो पूर्व अंडरवर्ल्ड बॉस एक डेडली और रोंगटे खड़े कर देने वाले लुक के साथ आगे बढ़ता है। उसका खौफनाक ऑरा देखकर वो शातिर किलर डर के मारे ठंडे पसीने में पीछे हटने लगता है, जबकि मैक्स उसे बड़े शांत अंदाज में वार्निंग देता है कि ब्लेड निकालकर उसने इस लड़ाई को सीधे मौत का खेल बना दिया है। एक प्रोटेक्टिव स्टांस में आते ही मैक्स की वो घमंडी स्माइल गायब हो जाती है और उसकी जगह एक वेटरन गैंगस्टर जैसा डेडली फोकस आ जाता है। उस बच्चे के अचानक बदले डरावने ऑरा से घबराकर अटैकर चाकू के साथ डेस्परेट होकर आगे झपटता है। मैक्स तो अपनी पलक तक नहीं झपकाता। एक कैलकुलेटेड प्रिसीजन के साथ मूव करते हुए वो सीधा वार के सामने आता है, ब्लेड को ऊपर की तरफ रोकता है और ब्रूटली उस असासिन की कोहनी को मरोड़ देता है। जैसे ही मैक्स उसके हाथ को लॉक करके उस आदमी के चेहरे पे लगातार पंचों की बरसात करता है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रैक की आवाज गूंजती है। चाकू हॉस्पिटल के फर्श पर गिर जाता है और एक आखिरी डेवास्टेटिंग स्ट्राइक उस हमलावर को दीवार के सहारे गिरा देती है, जहां वो दर्द से धीरे धीरे कराहने लगता है। मैक्स ठंडे दिमाग से गिरे हुए ब्लेड को उठाता है। उसका पूरा इरादा काम तमाम करने का है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी ये नई कमजोर टीनेज बॉडी उस आदमी को उसकी शर्ट से ठीक से उठा भी नहीं पा रही है। इससे पहले कि वो अपना अगला मूव लेता, दरवाजा स्लाइड होकर खुलता है। एरॉन अंदर आता है और अपने सामने का ऐसा क्योटिक सीन देखकर एकदम फ्रीज हो जाता है। रियलिटी में वापस आते ही मैक्स तुरंत चाकू गिरा देता है और अपने हाथ उठा लेता है। अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो एक इनोसेंट विक्टिम बनने का नाटक करता है। इस पूरे खून खराबे को देखते हुए एरॉन तुरंत मैक्स को चेंज करने के लिए अगले कमरे में भेजता है और साथ ही एक रैपिड इन्वेस्टिगेशन के लिए फोन मिलाते हुए गुस्से में बड़बड़ाता है कि स्टर्न फैमिली के वारिस को टारगेट करने की हिम्मत किसने की। हालांकि असासिन की इस तरह एक्सपर्टली टूटी हुई कोहनी को देखकर एरॉन का शक गहरा जाता है कि जीरो कॉम्बैट ट्रेनिंग वाले एक बिगड़े हुए टीनेजर ने ऐसा सर्जिकल डैमेज कैसे कर दिया। अगले कमरे में दो साइलेंट बॉडीगार्ड्स मैक्स को एक शार्प टेलर्ड सूट थमाते हैं। कपड़े पहनते हुए मैक्स अपने दर्द करते हुए फ्रैक्चर्ड नकल्स को फ्लेक्स करता है और व्हाइट टाइगर्स का शिकार करने से पहले अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को वापस बनाने की कसम खाता है। एरॉन अचानक कमरे में एंटर करता है और मैक्स तुरंत सिक्योरिटी के हेड को रोस्ट करना शुरू कर देता है कि उन्होंने एक आर्म्ड किलर को अपने पास से कैसे निकलने दिया। मैक्स को शॉक देते हुए एरॉन उसके सामने 90 डिग्री पर झुकता है, जेन्युइनली अपोलोजाइज करता है और 9th सिक्योरिटी टीम के इस फेलियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बॉडीगार्ड की इस कमाल की लॉयल्टी से इंप्रेस होकर मैक्स बात को रफा दफा कर देता है, लेकिन एरॉन का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो एक चिलिंग न्यूज देने वाला है। आज रात ग्रैंड स्टर्न फैमिली गैदरिंग है और मैक्स को वहां जाने के लिए फोर्स किया जाता है। एरॉन उसे सीरियसली वार्न करता है कि उसके रूथलेस रिलेटिव्स उसकी मेमोरी लॉस का फायदा उठाएंगे, इसलिए वो मैक्स को साफ साफ ऑर्डर देता है कि वो एक सेकंड के लिए भी उसका साथ न छोड़े। अपने नए बॉडीगार्ड की इस इंटेंस प्रोटेक्टिवनेस पर स्माइल करते हुए मैक्स कॉन्फिडेंटली मान जाता है, लेकिन पहले एक फ्रेश हेयर कट की डिमांड करता है। वो अपनी इस जहरीली नई फैमिली को यह दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है कि उनका पाला किससे पड़ा है। बार्बर शॉप से बाहर निकलते ही मैक्स का शार्प नया हेयर कट उसके डल अपीयरेंस को पूरी तरह से एक स्लीक और सोफिस्टिकेटेड लुक में बदल देता है, जिससे उसकी इस यंग बॉडी में एक मैसिव अपग्रेड जैसा फील होता है। पैसेंजर सीट पर बैठकर जब एरॉन ड्राइव कर रहा होता है, मैक्स कॉन्फिडेंस के साथ डॉसियर्स के एक मोटे स्टैक को पलटता है ताकि उन आस्तीन के सांपों का सच जान सके जिन्हें अब वो अपनी फैमिली कहता है। एरॉन उससे सवाल पूछता है और मैक्स बिना किसी एफर्ट के सारे प्लेयर्स की डिटेल समझा देता है। एक है डेव स्टर्न, जो कि रेस्टोरेंट चेन्स हड़पने वाला एक लालची अंकल है, और दूसरा रैंडी स्टर्न, जो एक डर्टी फाइनेंसर है जिसका लाडला बेटा डोंटो प्रैक्टिकली अपनी पूरी यूनिवर्सिटी पर राज करता है। मैक्स आंट माशा के 3 डिवोर्स और आंट कैरन के खराब हुए लिप फिलर्स पर हंसता है, लेकिन एरॉन तुरंत मजाक को रोकते हुए कैरन की डेडली पोजीशन की तरफ इशारा करता है, जो कि सबसे बड़ी एयर होने के नाते सक्सेशन की रेस में सबसे आगे है। मैक्स उसके निकम्मे
नेपोटिज्म पर पलने वाले बेटे चैड और उसकी सच में खतरनाक बायोटेक जीनियस बेटी बोबो का अंदाजा लगाता है और फिर उन डॉसियर्स को एक तरफ फेंक देता है। उसने पूरे बोर्ड को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लिया है। जैसे ही कार 6 मीटर ऊंचे बड़े गेट्स के पास रुकती है, एरॉन उसे अलर्ट रहने की वार्निंग देता है। गेट के अंदर का एस्टेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, एक फैला हुआ किला जिसमें बेहिसाब दौलत और पावर साफ झलक रही है। मैक्स उस खूबसूरत मैंशन को देखता है और एक खतरनाक एंटिसिपेशन से उसका खून खौलने लगता है। तभी एरॉन उसे एक आखिरी और डरावनी बात याद दिलाता है कि आज रात मैक्स सिर्फ भेड़ियों की मान में कदम रखने वाला कोई सर्वाइवर नहीं है, बल्कि वो खुद एक स्टर्न है और असली खून खराबा तो अब शुरू होने वाला है। कार से बाहर निकलते ही मैक्स स्टर्न फैमिली मेंशन की तरफ ऊपर देखता है और अपनी 2 जिंदगियों में पहली बार उसे खुद के बहुत छोटे होने का एहसास होता है। अपनी पास्ट लाइफ में उसने गटर से उठकर एक बहुत बड़ा गैंग एम्पायर बनाया था और शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया था। लेकिन ये फैला हुआ एस्टेट सच में एक अलग ही लेवल की होश उड़ा देने वाली वेल्थ है। जैसे ही वो बिना सोचे समझे उस बड़े से एंट्रेंस डोर को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, एरॉन झटके से उसकी कलाई पकड़ लेता है और एक अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ उसे वहीं रोक देता है। मैक्स एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ अपने दर्द को छुपाता है और पूछता है कि उसने क्या गलत किया। तभी एरॉन धीरे से मगर कड़क आवाज में फुसफुसाता है कि स्टर्न फैमिली का असली मेंबर कभी खुद के लिए दरवाजे नहीं खोलता, क्योंकि ये गिद्ध कैजुअल बिहेवियर के किसी भी साइन का फायदा उठा लेंगे। इस नई दुनिया के अजीब रूल्स को समझते हुए मैक्स एक तरफ हट जाता है और एरॉन को आराम से वो ग्रैंड डोर्स खोलने देता है जो एक बड़े से हॉलवे में खुलते हैं, जहां कई घरों से भी ज्यादा कीमत की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। सूट पहने हुए गार्ड्स पूरे एस्टेट में स्ट्रेटेजिक तरीके से तैनात हैं, जिससे ये मेंशन एक ऐसे मजबूत किले जैसा दिखता है जिसे मैक्स की पुरानी व्हाइट टाइगर गैंग भी नहीं तोड़ सकती थी। एरॉन उसे गार्डन्स में होने वाले ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए आ रही लग्जरी गाड़ियों से दूर ले जाता है और उसकी बजाय उसे खूबसूरत दरवाजों से होते हुए एक बड़े से शैंडिलियर के नीचे बने एक एक्स्ट्रावेगेंट रिसेप्शन रूम में ले जाता है। वहां स्टर्न फैमिली के वारिस बैठे हैं और आंट कैरन तुरंत एक टॉन्ट मारने वाली स्माइल के साथ उस पर हमला करती हैं और उसके टाइम पे आने का मजाक उड़ाती हैं। मैक्स इस इंसल्ट को इग्नोर करने और यंग क्राउड में मिक्स होने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ी आंट माशा स्टर्न उसके मरे हुए पेरेंट्स का मजाक उड़ाते हुए एक प्रॉपर ग्रीटिंग की क्रूर डिमांड के साथ उसके कदम रोक देती हैं। तुरंत ही मैक्स का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी गुस्से के एक अनकंट्रोलेबल सर्च के साथ इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करती है। अपने प्राइड को दबाते हुए वो एल्डर्स को रिस्पेक्टफुली बो करता है, जबकि अंदर ही अंदर वो ये सोचकर शर्मा रहा होता है कि उसकी पुरानी गैंग उस पर कितना हंसेगी। मजाक उड़ाना जारी रहता है क्योंकि आंट कैरन ओपनली उसकी इंटेलिजेंस का इंसल्ट करती हैं, जिससे मैक्स को अपनी जुबान दबानी पड़ती है और वो अपने कजिन्स की तरफ पीछे हट जाता है, जो तुरंत उसे इग्नोर कर देते हैं। वो एक सोफे पर बैठ जाता है और उन्हें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में शेखी बघारते हुए सुनता है, जब तक कि उसका घमंडी कजिन चैड एक खाली ग्लास नहीं हिलाता और नीचा दिखाते हुए मैक्स को उनके लिए वाइन लाने का कमांड देता है। इस इंसल्ट पर मैक्स की आंखें डेंजरस तरीके से छोटी हो जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गुस्सा हो, एरॉन उसके कंधों पर वार्निंग देते हुए हाथ रखता है और खुद इसे लाने का ऑफर देता है। अचानक लंबा चौड़ा और मस्कुलर डोंटो एरॉन को एक गुस्से वाली नजर से रोकता है और कहता है कि चैड ने मैक्स को ऑर्डर दिया था, सर्वेंट को नहीं। डोंटो बिल्कुल ठंडे अंदाज में वार्निंग देता है कि अगर कोई कुत्ता वफादार नहीं रहता तो वो एक आवारा बनने के ही लायक है। इस खुली धमकी को सुनकर मैक्स का पारा चढ़ जाता है। वो अपनी मुट्ठियां भींचे हुए अपनी सीट से उठ खड़ा होता है, अपने अंदर के गैंग बॉस को बाहर निकालने और उस साफ सुथरे फ्लोर को फैमिली के खून से रंगने के लिए तैयार। मैक्स स्नैप करता है, अपनी सीट से एक फियर्स इंटेंसिटी के साथ खड़ा होता है, जिससे एरॉन की रीढ़ में एक विजिबल डर की लहर दौड़ जाती है। अंदर ही अंदर एरॉन पैनिक कर जाता है, मन ही मन यंग मास्टर से होल्ड बैक करने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि इस वक्त टेम्पर लूज करने से इस टॉक्सिक फैमिली को उसे पूरी तरह बर्बाद करने का परफेक्ट एमिनेशन मिल जाएगा। डेंजर को सेंस करते हुए मैक्स अपने रेज को सप्रेस करता है, एक सडन स्माइल फोर्स करता है और एरॉन से पूछता है कि क्या उसे भी ड्रिंक चाहिए। एरॉन एब्सोल्यूट रिलीफ में फ्रोजन खड़ा रह जाता है, ऑन ड्यूटी होने की वजह से पोलाइटली डिक्लाइन करता है और फिर चुपके से मैक्स को किचन डोर्स की तरफ पॉइंट करता है। मैक्स तूफान की तरह किचन में जाता है। उसका जॉ क्लेंच हो जाता है जब वो रिकॉल करता है कि कैसे डोंटो ने ओपनली उसके लॉयल सर्वेंट को इंसल्ट किया, जिससे उसे रियलाइज होता है कि स्टर्न फैमिली सच में कितनी रॉटन है। एक मैसिव आइलैंड पर वाइन बॉटल्स को स्पॉट करते हुए मैक्स ड्रिंक्स पोर करता है। वो डीपली सस्पिशियस है कि क्यों ये फैमिली यंगेस्ट सन को एब्सोल्यूट गार्बेज की तरह ट्रीट करती है, जैसे कि वो इनहेरिटेंस के लिए कोई मैसिव थ्रेट हो। वो ब्रीफली सोचता है कि उनकी ड्रिंक्स में अपनी स्पिट मिला दे, पर इसके अगेंस्ट डिसाइड करता है। वो सेफ प्ले करना ऑप्ट करता है जब तक कि वो इस न्यू बॉडी की लाइफ को नेविगेट न कर ले। वो ड्रिंक्स को एक राउंड ट्रे में लोड करता है और वापस रिसेप्शन रूम में स्टेप करता है, जिससे इंस्टेंटली वहां प्रेजेंट हर किसी के जजमेंटल स्टेयर्स उसकी तरफ आ जाते हैं।
पॉम्पस बोबो उसका मजाक उड़ाता है, स्नीर करते हुए कि मैक्स वेटर के रूप में ज्यादा बेहतर दिखता है। लेकिन मैक्स इंसल्ट को इग्नोर करता है और साइलेंटली ग्लासेस हैंड आउट करता है। वो पहले बोबो को सर्व करता है, फिर डोंटो को और फाइनली सीसी को, जिसे एक पोलाइट स्माइल मिलती है क्योंकि सिर्फ वही एक है जिसने अभी तक उसे ओपनली इंसल्ट नहीं किया है। जब मैक्स वेरी लास्ट ग्लास चैड को देता है तो चैड का फेस प्योर फ्यूरी में ट्विस्ट हो जाता है और वो डिमांड करता है जानना कि सीसी से बड़ा होने के बावजूद उसे लास्ट में क्यों सर्व किया गया। मैक्स ऑनेस्टली एक्सप्लेन करता है कि उसे नहीं पता था कि बर्थ ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन चैड एक्सप्लोड हो जाता है, चिल्लाते हुए कि मैक्स बिना बेसिक मैनर्स का एक अनएजुकेटेड एनिमल है। मैक्स अपने ट्रैक्स पर एकदम रुक जाता है, विप अराउंड करता है और कैजुअली चैड से पूछता है कि क्या वो योगर्ट खाते वक्त उसका लिड चाटता है। पूरी तरह थ्रो ऑफ होकर चैड प्राउडली बात करता है कि वो कभी भिखारी की तरह एक्ट नहीं करेगा, जिससे मैक्स उस बिलियनियर हेयर पर एक मॉकिंग सैटिस्फाइड ग्रिन देने लगता है। इन्फ्यूरिएटेड होकर चैड अपनी चेयर पीछे स्लैम करता है और मैक्स की तरफ एडवांस करता है, स्विंग करने के लिए रेडी, जबकि मैक्स मेंटली उसे सेल्फ डिफेंस में ड्रॉप करने के लिए प्रिपेयर करता है। सडनली मार्शा की वॉइस टेंशन को कट थ्रू करती है जब वो डीपली बो करती है, फैमिली पेट्रियार्क के अराइवल को अनाउंस करते हुए। डोर स्विंग ओपन होते हैं और सामने डेनिस टर्न आता है, एक 70 ईयर ओल्ड पावर हाउस जिसकी एक कमांडिंग ऑरा है और उसने परफेक्टली टेलर्ड ग्रे सूट पहना है। पूरा रूम इंस्टेंटली एक साथ बो करता है स्टर्न एम्पायर के लेजेंडरी फाउंडर का वेलकम करने के लिए। डेनिस अपनी फैमिली को वार्मली स्माइल करता है, लेकिन उसकी शार्प आईज इमीडिएटली मैक्स पर इंटेंस फोकस के साथ लॉक हो जाती हैं। रूम पूरी तरह साइलेंट हो जाता है जब डेनिस मैक्स को एक प्राइवेट 1-on-1 मीटिंग के लिए उसे फॉलो करने का कमांड देता है, जिससे पूरी फैमिली जेलसी और सस्पिशन से जलने लगती है। डेनिस बिना वेट किए तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है और पीछे एक दम घुटने वाला साइलेंस छोड़ जाता है। मैक्स थोड़ा हिचकिचाता है उस बूढ़े आदमी की भारी प्रेजेंस को फील करते हुए, लेकिन एरॉन एक दिलासा देने वाली स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है। मैक्स दरवाजे से अंदर कदम रखता है, उसका सीना भारी होने लगता है क्योंकि वो इस प्रेशर को संभालने की कोशिश कर रहा है, खुद को याद दिलाते हुए कि वो कभी रूथलेस व्हाइट टाइगर गैंग को लीड करता था और उसने कई पावरफुल इंडस्ट्री टाइटन्स का सामना किया है। उनके पीछे एरॉन एक हल्की क्लिक के साथ उन बड़े डबल डोर्स को बंद कर देता है और पूरी फैमिली को अंदर बंद कर देता है। तुरंत ही रिसेप्शन रूम में पूरा क्योस मच जाता है। कैरन गुस्से में भड़क उठती है और डिमांड करती है कि दादाजी उस यूजलेस ब्रैट से क्यों मिलना चाहते हैं, जबकि डेव नर्वस होकर अपने माथे से पसीना पोंछता है। कैरन एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह चक्कर काटती है, उसे डर है कि उन्हें किसी बड़े सीक्रेट से बाहर किया जा रहा है और फिर वो मार्शा से जवाब मांगती है। शांति से मार्शा मानती है कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वो छोटे कजिन्स की तरफ इशारा करती है जिनके उतरे हुए चेहरे तुरंत कमरे के हर अडल्ट की शक भरी निगाहों को खींच लेते हैं। इस बीच मैक्स हेवीली गार्डेड हॉलवेज से गुजरता है और नोटिस करता है कि एक कमजोर बूढ़ा असिस्टेंट शार्प सूट पहने डेनिस के साथ आ जाता है। मैक्स मन ही मन हंसता है, ये सोचते हुए कि ये कमजोर बूढ़ा आदमी किसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। उसे इस बात का मजा आ रहा था कि इस पावरफुल फैमिली को कोई आइडिया नहीं है कि एक लेजेंडरी मॉब बॉस इस वक्त उनके सबसे छोटे पोते की बॉडी में है। वे एक अजीब और बड़े डोर्स के सामने रुकते हैं जो गोल्डन लायन हैंडल्स और घुमावदार रेड ड्रैगन पैटर्न से सजे हुए हैं। एक भारी धक्के के साथ दरवाजे खुलते हैं और डेनिस का एक विशाल थ्रोन जैसा ऑफिस सामने आता है। डेनिस अपनी हाई बैक चेयर की तरफ जाता है और मैक्स को सामने वाले सोफे पर बैठने की कमांड देता है। हाथ जोड़े हुए आगे झुकते हुए डेनिस समझाता है कि रेड ड्रैगन उनकी फैमिली की अल्टीमेट फॉर्च्यून का सिंबल है। यहां तक कि वो जोक भी करता है कि मैक्स ने इससे मैच करने के लिए अपने बाल रेड डाई किए हैं और फिर एक बॉम्बशेल ड्रॉप करता है कि उसे पता है मैक्स को इसमें से कुछ याद नहीं होगा। मैक्स का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वो खुद को उस टाइकून से नजरें मिलाने के लिए फोर्स करता है और संभल कर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। डेनिस जोर से हंस पड़ता है और रिवील करता है कि एरॉन ने उसे मैक्स के एमनीशिया के बारे में पहले ही बता दिया था और वो इस सीक्रेट को सेफ रखने का प्रॉमिस करता है। बिजनेस की बात पर आते हुए डेनिस समझाता है कि वो स्टर्न एम्पायर को निकम्मेपन की वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकता, इसलिए उसने अपने सभी वारिसों के लिए एक रूथलेस सर्वाइवल चैलेंज डिजाइन किया है। हर कैंडिडेट को अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए एक जैसी मनी मिलेगी। मेरे टेन्योर के एंड में जब मैं रिटायर होने का फैसला करूंगा, जो सबसे ज्यादा पैसे वापस लाएगा वही स्टर्न एम्पायर का वारिस बनेगा। मैक्स का अंदरूनी मॉब बॉस इस टेस्ट की फ्लॉलेस और ब्रूटल एफिशिएंसी देखकर मुस्कुराता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो इस पैसे का यूज अपने पुराने गैंग को ट्रैक करने और ये पता लगाने के लिए कर सकता है कि उसे किसने मारा। अपनी टोन को सॉफ्ट करते हुए मैक्स पूछता है कि हर वारिस को कितने पैसे मिलते हैं। डेनिस बिना एक पल भी हिचकिचाए जवाब देता है 1 बिलियन। मैक्स फ्रीज हो जाता है, उसे अपने कानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो पूछता है कि क्या उसका मतलब 1 मिलियन था। डेनिस चिल्लाकर कहता है कि वो छोटे चेंज पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता
और कंफर्म करता है कि ये कैपिटल बी वाला बिलियन ही है। मैक्स अपना सिर झुका लेता है, अपने चेहरे पर आती हुई एक बड़ी शिकारी स्माइल को छुपाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि उसे अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है कि एक ही पल में वो गोलियों से बचने से लेकर सीधे बिलियंस पर रूल करने तक पहुंच गया है। $1 बिलियन। ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन मैक्स को वेल्थ की ब्रूटल रियलिटी पता है। 1 मिलियन सेकेंड्स 11 दिन होते हैं, 1 बिलियन सेकेंड्स 31 साल से भी ज्यादा होते हैं। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्स बदल देने वाला डिफरेंस है, और सिर्फ एक चुटकी बजाते ही वो अनइमेजिनेबल फॉर्च्यून अब पूरी तरह से उसके हाथों में है। लेकिन इस नई लाइफ में सरवाइव करने का मतलब है एक एम्पायर को स्केल करना, न कि सिर्फ कैश खर्च करना। और मैक्स का माइंड पहले से ही एक सिंगुलर लीथल ऑब्जेक्टिव के साथ रेस कर रहा है, व्हाइट टाइगर गैंग का टोटल एनिहिलेशन। डेनिस उसे डिसमिस कर देता है और उसे ग्लोबल पावर प्लेयर्स के एक डेन में भेज देता है जो एस्टेट गार्डन में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिससे वो ओल्ड टाइकून और उसका असिस्टेंट फ्रेड मैक्स के चेंजिंग डिमीनर के नीचे छिपी प्रेडेटरी ग्रीड को देखकर हैरान रह जाते हैं। अपने एनिग्मेटिक गाइड एरॉन के साथ हॉलवे में चलते हुए मैक्स इंफॉर्मेशन के लिए प्रॉप करता है, और उसे रियलाइज होता है कि ये इनहेरिटेंस वॉर पहले से ही पूरे 1 साल से चल रही है। अचानक उसे पैनिक होने लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि ओरिजिनल टीनेज मैक्स के पास इस पूरे समय फंड्स का फुल एक्सेस था। उसका कितना वॉर चेस्ट बचा है ये जानने के लिए डेस्परेट होकर मैक्स अपना फोन निकालता है, अपना बायोमेट्रिक स्कैन ऑथेंटिकेट करता है और प्राइमरी बैंकिंग ऐप ओपन करता है। वो एक डिप्लीटेड बैलेंस के लिए खुद को ब्रेस करता है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन फ्लैश होती है उसकी आंखें एब्सोल्यूट शॉक में सिकुड़ जाती हैं। उसके सामने $1 बिलियन का प्रिस्टीन अनटच्ड फिगर था। प्रीवियस होस्ट ने एक सिंगल पैनी भी खर्च नहीं की थी, जिससे मैक्स के पास एक फुल्ली लोडेड आर्सेनल और एक टेरिफाइंग नया क्वेश्चन बचता है। आखिर एक टीनेजर ने इतनी मैसिव फॉर्च्यून को पूरी तरह से अनटच्ड क्यों छोड़ दिया? अपनी स्क्रीन पर अछूते पड़े $1 बिलियन को देखते हुए मैक्स एक बहुत बड़े बर्थडे गाला में कदम रखता है, जहां एलीट सीईओ शिकारियों की तरह नेटवर्किंग कर रहे हैं। उन कॉर्पोरेट गिद्धों को इग्नोर करते हुए मैक्स अपने लॉयल शैडो एरॉन के साथ लग्जरी डेजर्ट्स की एक प्लेट उठाता है। अचानक कोई पीछे से आकर उससे टकराता है और उसकी छाती को गहरे लाल वाइन से भिगो देता है। मैक्स अपने घमंडी कजिन चैड की तरफ मुड़ता है, जो हंसते हुए दूर जाने से पहले एक नीचा दिखाने वाली स्माइल देता है। मैक्स अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को साफ कर पाता, टाइट ब्लू ड्रेस में एक स्टनिंग औरत उसका रास्ता रोक लेती है। वो जहर उगलती है, उसे पैथेटिक और एम्बिशनलेस कहती है और फिर सीधे चैड की बाहों में चली जाती है। एरॉन आराम से आगे बढ़कर बताता है कि वो शेरी कर्ट्स हैं, मैक्स की एक्स फियांसे जिसने उसकी फैमिली स्टेटस गिरते ही उसे डंप कर दिया था। इस बात से बिल्कुल अनजान कि मैक्स के पास सीक्रेटली $1 बिलियन का वॉर चेस्ट है। मैक्स उस गोल्ड डिगर को इग्नोर करता है और बुफे की तरफ वापस मुड़ता है, लेकिन पास से गुजरती एक बातचीत उसे वहीं रोक देती है। वो आवाज जानी पहचानी है, उसकी पिछली लाइफ का एक साया, व्हाइट टाइगर सिंडिकेट का एक हाई रैंकिंग मेंबर, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसे मैक्स ने खुद बनाया था। मैक्स का खून जम जाता है क्योंकि उसका पास्ट और प्रेजेंट आपस में टकरा जाते हैं, जिससे उसके सामने एक खौफनाक सवाल खड़ा हो जाता है। एक बेरहम मॉबस्टर इस हाई सोसाइटी बिलियनियर गाला में क्या कर रहा है? मैक्स को आवाज पहचानने के लिए पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये आवाज स्किनी केटे की है, जो कब्ज में से एक है। वो एलीट इनर सर्कल जिसे मैक्स ने खुद तब चुना था जब वो व्हाइट टाइगर गैंग पर राज करता था। केटे को एक हाई सोसाइटी गाला में देखकर मैक्स कंफ्यूज हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पुराने सिंडिकेट के कभी भी एलीट स्टर्न फैमिली के साथ कोई टाइज नहीं थे। मैक्स को गए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और अपने पुराने सबॉर्डिनेट की अचानक प्रेजेंस देखकर वो सोचने लगता है कि क्या किसी नए लीडर ने पहले ही गैंग को टेक ओवर कर लिया है। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं कि कैसे उसने और केटे ने मिलकर सिंडिकेट को बिल्कुल स्क्रैच से खड़ा किया था, जिससे मैक्स का मन करता है कि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दे और अपनी नई फॉर्च्यून का यूज करके अपने एम्पायर को फिर से रीबिल्ड करे। लेकिन एक खौफनाक रियलाइजेशन उसे वहीं रोक देता है। उसे उसके किसी करीबी ने ही बिट्रे किया था और कब्ज में से कोई भी वो ट्रेटर हो सकता है जिसने उसे धोखा दिया। ये रियलाइज करते हुए कि केटे का वहां होना बेहद सस्पिशियस है, मैक्स वहां से वॉक अवे करने का डिसीजन लेता है, इससे पहले कि उसका डेंजरस गुस्सा भड़क जाए। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, उसके एक छुपे हुए ब्रूज पर जोर से इंपैक्ट होता है, जिससे दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। इसका कल्प्रीट चैड है, जो जानबूझकर मैक्स की शर्ट पर एक स्टिकी जैम स्कॉन मल देता है और खुद को इनोसेंट दिखाने का नाटक करता है ताकि मैक्स ही बैड गाय लगे। मैक्स इस डिसरेस्पेक्ट को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, ये समझते हुए कि चैड उसे डेलिबरेटली टारगेट कर रहा है, लेकिन एरॉन बीच में आ जाता है और उसे एक ऐसा लुक देता है जैसे कह रहा हो कि इसे लेट इट गो कर दो। मैक्स मान जाता है और एग्जिट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन चैड एक स्टेप और आगे बढ़कर पास से गुजर रहे एक वेटर को जानबूझकर ट्रिप कर देता है। शैंपेन से भरे 6 पूरे ग्लास हवा में उछल जाते हैं, जिससे मैक्स सिर से पैर तक भीग जाता है
और वहां मौजूद क्राउड उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। चैड उसके इस ड्रेंच्ड अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है, लेकिन मैक्स का सब्र टूट जाता है। वो एक डरावनी स्माइल के साथ पीछे मुड़ता है और सीधे चैड के फेस पर एक फ्यूरियस फिस्ट चला देता है। एरॉन तुरंत उस ब्लो को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट कर लेता है और विस्पर करते हुए कहता है कि वो बस मैक्स को अपनी लाइफ रूइन करने से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैक्स शांति से एग्री करता है, जिससे एरॉन अपना गार्ड लोअर कर लेता है और अपनी ग्रिप लूज कर देता है। ठीक उसी सेकंड जैसे ही उसकी रिस्ट फ्री होती है, मैक्स अपना दूसरा हाथ चलाता है और अपनी फिस्ट सीधे चैड के फेस के साइड में दे मारता है, जिससे वो बुली सीधा जमीन पर जा गिरता है। उस कराहते हुए वारिस के ऊपर खड़े होकर मैक्स नीचे घूरता है और डिक्लेयर करता है कि उसे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जिससे पूरी हाई सोसाइटी क्राउड बिल्कुल हॉरर में फ्रीज हो जाती है, क्योंकि स्टर्न फैमिली के साथ एक वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। चैड सीधा मिट्टी में गिरता है और उसकी हाई सोसाइटी वाली दुनिया अचानक घुटनों के लेवल तक सिमट जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक जलता हुआ सुन्न कर देने वाला दर्द फूट पड़ता है। अपनी जुबान पर खून का आयरन जैसा टेस्ट महसूस करते हुए उसकी कांपती उंगलियां उसके गाल की तरफ बढ़ती हैं। वो इस बात से पूरी तरह हिल चुका है कि उसकी पूरी लाइफ में उसे पहली बार किसी ने मारा है। वो कीचड़ में अजीब तरीके से घिसटते हुए अपने गिरे हुए सन ग्लासेस उठाने की कोशिश करता है और अपने अटैकर को गुस्से से देखने से पहले अपनी ह्यूमिलिएशन को छुपाने की डेस्परेट कोशिश करता है। मैक्स उस बौखलाए हुए वारिस को एक हल्की मॉकिंग स्माइल के साथ नीचे देखता है और सोचता है कि क्या उस पंच ने इस बंदे के ब्रेन को पूरी तरह रिबूट कर दिया है। भीड़ में सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हर एक एलीट गेस्ट इस होते हुए डिजास्टर को देखने के लिए मुड़ता है। फुसफुसाहट आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि वे स्टर्न फैमिली के एक बड़े वारिस चैड को पहचान लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर खड़े उस छोटे खराब कपड़े पहने लड़के के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलता। पास ही कीट नाम का एक शार्प आइड गेस्ट उस टीनेजर के बारे में पूछता है। तभी उसका एसोसिएट रिवील करता है कि वो लड़का मैक्स टर्न है, जो कि अंडरएस्टिमेटेड, अनाथ और सबसे छोटा वारिस है। कीट इस शुरू होती हुई इंटरनल वॉर को देखकर स्माइल करता है, लेकिन माहौल तब लीथल हो जाता है जब भारी और गुस्से से भरे कदमों की आवाज भीड़ के बीच से आती है। कैरन स्टर्न चिल्लाती हुई वहां पहुंचती है, अपने बेटे के लिए चीखती है और चैड के बुरी तरह सूजे हुए चेहरे को देखने के लिए भागती है। पूरी तरह गुस्से में अंधी होकर वो सीधे मैक्स की तरफ बढ़ती है और एक ऐसा ब्रूटल थप्पड़ मारती है जो शांत गार्डन में बंदूक की गोली की तरह गूंज उठता है। इससे पहले कि मैक्स इस बात को सोच भी पाता कि उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए था, वो उसके दूसरे गाल पर भी उतने ही जहर के साथ थप्पड़ मारती है और फुसफुसाती है कि वो एक पैरासाइट है जिसने उस फैमिली को धोखा दिया, जिसने उसे पाला। कैरन तीसरे स्ट्राइक के लिए हाथ उठाती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मैक्स, जो उस रूथलेस अंडरवर्ल्ड का सर्वाइवर है जहां जेंडर का कोई मतलब नहीं होता, वो बदला लेने के लिए अपनी मुट्ठी पहले ही भींच चुका है। अचानक एरॉन उन दोनों के बीच में आ जाता है और शांति से कहता है कि उसकी अल्टीमेट ड्यूटी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। कैरन उसे हटने के लिए कहती है और उसे भी मारने की धमकी देती है, लेकिन वो गार्ड एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है। गुस्से में पागल होकर वो एरॉन के चेहरे पर ताबड़तोड़ वायलेंट थप्पड़ और अपने नुकीले नाखूनों से स्क्रैच मारना शुरू कर देती है, जिससे खून निकल आता है और उसकी आंखें सूज जाती हैं। मैक्स अपने गार्ड को एक तरफ हटने का कमांड देता है, लेकिन एरॉन और मजबूती से खड़ा हो जाता है और मानता है कि वो पहले भी कई बार फेल हो चुका है और मैक्स को सेफ रखने के लिए वो खुशी खुशी ये पनिशमेंट बर्दाश्त कर लेगा। मैक्स पूरी तरह शॉक में देखता है कि आसपास के सारे एलीट्स चुप रहते हैं, जबकि चैड जमीन पर लेटे लेटे एक स्मग और मॉकिंग ताना मारता है। स्टर्न फैमिली की इस फेक लॉयल्टी से तंग आकर मैक्स अपनी मसल्स को टाइट करता है, एरॉन को जबरदस्ती एक तरफ फेंकने और उस औरत को खुद खत्म करने की तैयारी करता है। कैरन, जिसके हाथ गार्ड को पीटते पीटते छिल गए हैं, पास के एक गेस्ट से एक भारी वॉकिंग स्टिक छीनती है और मारने के लिए उसे उठाती है, लेकिन जैसे ही मैक्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करने वाला होता है, गार्डन में एक गूंजती हुई आवाज गरजती है जो वहां मौजूद हर एक इंसान को फ्रीज कर देती है, क्योंकि वो भयानक पैट्रियार्क डेनिस टर्न रोशनी में कदम रखता है। वो खौफनाक पैट्रियार्क डेनिस टर्न रोशनी में कदम रखता है, जिससे पूरा गार्डन डर के मारे जम जाता है और कैरन खौफ में अपनी चुराई हुई वॉकिंग स्टिक नीचे गिरा देती है। जिस ग्रैंड बर्थडे अप्लॉज की उसने उम्मीद की थी, उसके बजाय दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी सीधे एक एब्सोल्यूट क्योस के बीच पहुंच जाता है। उसकी कोल्ड और कंट्रोल्ड गेज उस खूनी मेस पर घूमती है और एक एक करके घायल एरॉन, कांपती हुई कैरन, सूजे हुए चेहरे वाले चैड और आखिर में मैक्स पर जाकर रुकती है। चैड तुरंत विक्टिम कार्ड खेलता है और क्राउड से जोर जोर से झूठ बोलने लगता है कि मैक्स अपना आपा खो बैठा और उसने एक स्पिल्ड ड्रिंक के चक्कर में उसे पंच मार दिया, जबकि वो इस बात को पूरी तरह छुपा लेता है कि उसने खुद जानबूझकर पहले मैक्स को टारगेट किया था। क्राउड उस झूठ पर यकीन कर लेती है, लेकिन डेनिस सबको इग्नोर करता है और धीरे धीरे चलकर ठीक मैक्स के सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि वो अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा है। मैक्स बिना डरे
शांति से डिक्लेयर करता है कि वो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेता है, और अगर डेनिस खुद भी देख रहा होता तब भी वो चैड को दोबारा पंच मारता। इस डिफाइंस की वजह से डेनिस को अपना सिर झुकाना पड़ता है। गेस्ट को लगता है कि पैट्रियार्क गुस्से से कांप रहा है, लेकिन असल में वो एक बड़ी सी ग्रिन छुपा रहा होता है। वो इस बात से थ्रिल्ड है कि मैक्स के अंदर एक सच्चे फाइटर वाली आग है, न कि बाकी फैमिली की तरह वो उसके पास मदद की भीख मांगने आया है। डेनिस अचानक इस ड्रामे को खत्म करता है और गुस्से से लाल कैरन और चैड को वो मेस साफ करने का ऑर्डर देता है, जबकि मैक्स से कपड़े बदलने के लिए कहता है, और एक सटल स्माइल के साथ नोटिस करता है कि मैक्स फाइनली मैच्योर हो रहा है। जैसे ही मैक्स और एरॉन अंदर जाते हैं, मैक्स को रियलाइज होता है कि डेनिस बिल्कुल एक रूथलेस मॉब बॉस की तरह ऑपरेट करता है, एक ऐसा पर्सोना जिसे मैक्स परफेक्टली समझता है क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में खुद का एम्पायर बनाया था। अपने लॉयल गार्ड की बैंडेजिंग करते हुए मैक्स एरॉन को एक जेन्युइन थैंक यू कहता है, जिससे उस स्टोइक फाइटर के चेहरे पर एक रेयर स्माइल आ जाती है। बाद में मैक्स साफ कपड़ों में पार्टी में वापस आता है और डरे हुए गेस्ट द्वारा इग्नोर किए जाने के पीस को एंजॉय करता है। साथ ही ये प्लान करता है कि इस डेंजरस नई फैमिली में आगे कैसे नेविगेट करना है। एक बार पार्टी खत्म होने के बाद सीन मैनोर के क्लोज्ड मीटिंग रूम में शिफ्ट होता है, जहां डेनिस अपना फिस्ट नीचे स्लैम करता है और अपने स्पाइनलेस बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स पर दहाड़ता है, जो सिर्फ लेजी और अनइंस्पायर्ड कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। वो उन यूजलेस सूट्स को बाहर किक कर देता है और मैक्स की इस फियर्स इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, लेकिन नोट करता है कि लड़का अभी बहुत यंग है और उसने अभी तक अपने इनहेरिटेंस मनी को छुआ तक नहीं है। अपने असिस्टेंट फ्रेड के साथ अकेले बचे होने पर डेनिस भारी मन से एडमिट करता है कि एक वर्दी एयर ढूंढने के लिए उसके पास टाइम खत्म हो रहा है। तभी दरवाजे पर एक सडन नॉक सब कुछ बदल देती है, क्योंकि फ्रेड अनाउंस करता है कि व्हाइट टाइगर का वो मिस्टीरियस रिप्रेजेंटेटिव फाइनली आ गया है। व्हाइट टाइगर गैंग का वो मिस्टीरियस रिप्रेजेंटेटिव डेनिस के ऑफिस में कदम रखता है, लेकिन शहर के दूसरी तरफ मैक्स पहले से ही उस टेंस पार्टी को पीछे छोड़कर निकल रहा है। जैसे ही एरॉन व्हील संभालता है, वो पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और वो उन्हें सीधे नॉटिंग हिल सिटी की अंधेरी गलियों में ले जाता है। मैक्स को एक बड़ा झटका लगता है। ये बिल्कुल वही इलाका है जहां उसके री-इनकार्नेशन से पहले उसकी आखिरी गैंग डील पूरी तरह से खराब हो गई थी, और अब किस्मत के खेल से ये अमीर बच्चा असल में यहीं रहता है। मैक्स खिड़की से बाहर देखता है जब वो शानदार कार एक टूटे फूटे कचरे से भरे नेबरहुड में जाती है, जो तंग और ग्राफिटी से ढके अपार्टमेंट ब्लॉक से भरा हुआ है। एक लग्जरी पेंट हाउस की उम्मीद करते हुए मैक्स पूछता है कि क्या वे बस एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन एरॉन शांति से बताता है कि ये टूटा फूटा स्लम ही मैक्स का असली घर है। मैक्स ठंडी हवा में बाहर कदम रखता है, पूरी तरह से हैरान कि स्टर्न फैमिली का एक अरबपति वारिस पूरे 1 साल से एक कंगाल भूत की तरह रह रहा है। एरॉन उसे एक अंधेरी सीढ़ी से ऊपर एक उदास 30 स्क्वायर मीटर के कमरे में ले जाता है, जिसमें एक छोटे से बेड, एक सस्ते टेलीविजन और एक तंग किचन कॉर्नर के अलावा कुछ नहीं है। मैक्स सच का पता लगाने के लिए अपने फोन का बैंकिंग ऐप चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका $20,000 का भारी मंथली अलाउंस हर महीने ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, क्योंकि पिछले ओनर ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। एरॉन धीरे से समझाता है कि मैक्स ने अपने पेरेंट्स की दर्दनाक मौत के बाद 16 साल की उम्र में खुद इस आइसोलेशन को चुना था, एक ऐसा दर्दनाक दुख जिसे री-इनकार्नेटेड मैक्स बहुत अच्छे से समझता है। एरॉन अनाउंस करता है कि उसकी वीकेंड गार्ड ड्यूटी ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गई है, क्योंकि मैक्स ने पहले ही पूरी सीक्रेसी में रहने के लिए अपनी बाकी सिक्योरिटी टीम को निकाल दिया था। झुककर विदा लेने से पहले एरॉन मैक्स के फोन पर स्टॉकर नाम के कॉन्टैक्ट से एक मैसेज भेजता है। मैक्स नोटिफिकेशन खोलता है तो उसे एक कड़क डेली शेड्यूल मिलता है और कैलेंडर को देखते ही उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। आखिरकार वो खौफनाक रियलिटी उसके सामने आ ही जाती है। पिछला मैक्स सिर्फ 17 साल का था, जिसका मतलब है कि इस ब्रूटल गैंग लीडर को अब अपने सबसे खतरनाक मिशन यानी हाई स्कूल में सरवाइव करना होगा। मैक्स अपने फोन पर खौफनाक हाई स्कूल शेड्यूल को घूरता है और उसे कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि एक लेजेंडरी गैंग बॉस अब टीनेज लाइफ के सबसे बड़े नर्क में फंस चुका है। मैक्स के लिए हाई स्कूल एक मिलीजुली याद है, जहां किताबें तो कभी दिमाग में नहीं बैठी, लेकिन उसकी मुट्ठियों ने सड़कों पर राज किया। अपनी पिछली लाइफ में वो सबसे टफ फाइटर्स को हराता है, पूरे शहर पर कब्जा करता है और यहां तक कि 50 आदमियों के खिलाफ एक लेजेंडरी लड़ाई में भी बच जाता है। लेकिन उन वॉयलेंट ग्लोरी डेज का अंजाम सिर्फ व्हाइट टाइगर्स का धोखा और एक अधूरी मौत निकला, जिसने उसे इस बेहद कमजोर बॉडी में दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। अपने दिमाग में चल रहे विचारों से बचने और कल स्कूल शुरू होने से पहले फाइटिंग शेप में आने के लिए बेताब मैक्स इस डिम लाइट वाली रात में बाहर निकल पड़ता है। उसके पास बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में बिना मसल पावर के पैसा होना सिर्फ उसे एक चलता फिरता टारगेट बनाता है। वो एक लोकल बॉक्सिंग जिम का पता लगाता है और ठीक उसी वक्त पहुंचता है जब एक रफ लुक्स वाला चौड़े कंधों का ओनर बढ़ते बिलों की वजह से मेटल शटर को हमेशा के लिए बंद कर रहा होता है। पूरी बिल्डिंग खरीदने से खतरनाक दुश्मनों के सामने एक्सपोज होने का रिस्क था,
इसलिए मैक्स एक पेमेंट क्यूआर कोड देखता है और अपना फोन निकालता है। थका हुआ ओनर उस हाई स्कूल के बच्चे का मजाक उड़ाता है और उसे भगाने के लिए $10,000 प्रति महीने की एक अजीब सी डिमांड रख देता है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी मुड़ भी पाता, उस शांत सड़क पर एक तेज टोन गूंजती है और ओनर पूरी तरह से शॉक होकर जम जाता है जब उसकी स्क्रीन पर पूरे $10,000 का डिपॉजिट फ्लैश होता है।